जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैं हिंदी की जो आपकी रिवीजन क्लास चल रही है, ठीक है, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो रिवीजन क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है होने वाली है। तो अगर आप लोग जो है चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो प्रश्न नंबर 30 था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। क्या? हालांकि मेरे से मिस्टेक ये हो गई थी कि जो है आपकी जो सीरीज है उस सीरीज में या फिर कह लें बुक में, तो यहाँ पे बुक में गलती ये दी गई है कि बनारसीदास चतुर्वेदी लिखा हुआ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। जो हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा है वो कौन सी है? हिंदी साहित्य में 1641 ईस्वी में लिखी गई बनारसीदास चतुर्वेदी की आत्मकथा अर्ध कथानक ही प्रथम आत्मकथा है। लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्त बनारसीदास चतुर्वेदी ना हो करके मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे बनारसीदास जैन होगा। क्या होगा? बनारसी दास जैन, क्योंकि 1641 ईस्वी में बनारसीदास चतुर्वेदी थे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कैसे लिख सकते हैं? तो हिंदी साहित्य में 1641 ईस्वी में लिखी कि बनारसीदास चतुर्वेदी ना होकर के बनारसीदास जैन, लेकिन आपके जो सीरीज में लिखा हुआ है बनारसीदास चतुर्वेदी, तो इसको आप लोग जो है सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया मेरे दोस्त, और ये चीज़ जो ध्यान दी थी वो मेरे फादर जो थे, मेरे पिताजी, उन्होंने ध्यान दिया था। तो उन जो है मैं यहाँ पे बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा उनको। और चलते वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जो बनारसीदास चतुर्वेदी, इसको सही कर लीजिएगा, बनारसीदास चतुर्वेदी ना होकर के बनारसीदास जैन, ठीक है। जैन को यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा। आप चलते हैं जो आपके अगले क्वेश्चन थे नेक्स्ट वाले, उन पे मैं बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स 37 नंबर के तक के क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट कर चुके थे हम। और अब चलते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विषय वस्तु क्या होती है, ठीक है। विषय वस्तु क्या है इसके बारे में बताना है। तो विषय की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियाँ तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन से संबंध है। आप चाहे उनकी कहानी पंच परमेश्वर देख लीजिए, ठीक है, चाहे कोई भी कहानी उनकी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको जो मिलेगा प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं उसमें आपको सामाजिक या फिर राजनीतिक या फिर जीवन से संबंध, सामाजिक जीवन से संबंध मिलेगा या फिर राजनीतिक जीवन से संबंध मिलेगा, ठीक है। जैसे कि पंच परमेश्वर में आपकी कहानी है तो अलगू चौधरी हैं और जुम्मन शेख हो गए, ठीक है। और उनके जो मित्र जुम्मन शेख, उनकी अलगू चौधरी, और जुम्मन शेख की जो खाला हैं, ठीक है, मौसी जिसे कहते हैं, तो मौसी इनमें जो है थोड़ा दोनों में वो होता है, ये उनको खाना नहीं देते हैं, ठीक है। खाने के लिए जब उनकी ज़मीन को ऐसे ही कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, कि उनकी ज़मीन जो होती है उसको लिखवा लेते हैं, अपने नाम करवा लेते हैं, ठीक है। अपने नाम करवाने के बाद उनको उनकी जो उनकी ज़मीन थी उससे निकाल देते हैं, या फिर उनको खाना पीना नहीं देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो उनकी कहानी में रोचकपन तो मिलता ही है। और बाकी क्या है कि अधिकतर कहानियों में ग्राम्य जीवन, यानी कि हाँ, गाँव के जीवन में के सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं। एक स्थान पर उन्होंने स्वयं लिखा है क्या, कि जिस देश के 80% मनुष्य गाँव में बसते हैं उनके साहित्य में ग्राम्य जीवन ही प्रधान रूप से चित्रित होना स्वाभाविक है। यानी कि हमारे देश में क्या होता है कि 80% मनुष्य क्या है, गांव में बसते हैं, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि 80% का मतलब है कि 100% में से 100 लोग में से 80 लोग गांव में और 20 लोग शहर में बसते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब जो है इसकी बात करें आगे की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आगे बात करते हैं दोस्त। तो उन्हीं का सुख राष्ट्र का सुख, किसका सुख? जो गांव के लोग हैं उन्हीं का सुख राष्ट्र का सुख, उनका दुख राष्ट्र का दुख, चाहे गांव के लोग हों चाहे शहर के। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि गांव के लोगों के लिए ही लिखते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ने स्वयं ही लिखा है कि जिस देश के 80% लोग गांव में बसते हैं उनके साहित्य में ग्राम्य जीवन जो है ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रधान रूप से चित्रित होना ही स्वाभाविक है। उन्हीं का सुख है राष्ट्र का सुख है, उन्हीं का दुख राष्ट्र का दुख है, और समस्याएं जो है राष्ट्र की समस्याएं हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो 39 नंबर का क्वेश्चन है, 39 नंबर का क्या कह रहा है कि आगे की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो आगे जी की जो कौन सी कहानी है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आगे जी की जो सच्चिदानंद हिरानंद वासेन आगे इनका पूरा नाम है, और इनकी कहानी रोज, कौन सी कहानी? रोज। रोज मतलब गुलाब वाला नहीं, रोज दूसरा है, रोज हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है कि आगे ने किन समाचार पत्रों पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि आगे ने जो है सैनिक, विशाल भारत, बिजली, प्रतीक, दिनकर तथा नया प्रतीत जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। अगला क्वेश्चन है कि आगे के यात्रा संस्मरणों का नामोल्लेख कीजिए। तो आगे के यात्रा संस्मरणों के नाम निम्नलिखित हैं।
अरे यायावर रहेगा याद एक बूंद सहसा उछली, ठीक है। अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये जो है आगे की यात्रा संस्मरण का नाम उल्लेख हो गया, ठीक है। रोज कहानी के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको प्रकाश डालना है थोड़ा सा। अब टाच लेकर के प्रकाश यहाँ पे नहीं डालना है, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो रोज कहानी का प्रमुख उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवार की, जब मैं कहानी पढ़ाऊँगा आपको, कल शायद आपका वीडियो आएगा इस पे पंच परमेश्वर पे, ठीक है। जो पंच परमेश्वर कहानी है उसका जो सार है, यानी कि कहानी में क्या क्या दिया गया है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फिर है तो इसमें क्या हुआ कि जो आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि मध्यम वर्ग का जो परिवार होता है उसके घर गृहस्थी में तल्लीन नारी की एक जो नारी की जो क्या कहते हैं उसको, एक रस्ता उदासीनता, यानी कि नारी का जो है यहाँ पे नारी को सही नहीं किया जा रहा है, नारी का जो दशा है वो सही नहीं है। एक रास्ता उदासीनता घुटन टूटन से एक यथार्थ एहसास को पकड़ना है और उसी के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि पाठकों को उसमें डुबा देती है। यानी कि कहने का मतलब है जो नारी का उदासीपन है, घुटन है, ठीक है, इन सब चीज़ों को उसमें बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 43 नंबर का कि रोज कहानी जो है प्रथमतः किस नाम से प्रकाशित हुई थी, तो गैंग्रीन, ठीक है। गैंग्रीन कहानी आप में है, तो गैंग्रीन कहानी रोज कहानी किस नाम से है, तो गैंग्रीन नाम से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि रोज कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो जब मैं कहानी पढ़ाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी से अगर आप समझ लेंगे तो बाद में जब कहानी पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो प्रश्न नंबर 44 है कि रोज कहानी के प्रमुख पात्र हैं, तो कथा वक्ता मालती, महेश्वर और टिटी, ठीक है। अब अगली कहानी जो है 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जो कल आपकी पंच परमेश्वर आएगी, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा पाजेब कहानी जो जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है, फिर उसके बाद आपकी गैंग्रीन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक कहानीकार, यानी कि जो आंचलिक कहानी लिखते हैं कहानीकार के रूप में असीम प्रसिद्धि मिली है। कौन से, फणीश्वर नाथ रेणु जी को। वे एक सजग कलाकार एवं कथाकार हैं। अब देखते हैं क्या कि फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध कहानियों का नाम उल्लेख कीजिए। जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं, उनका हमको नाम उल्लेख करना है, यानी कि नाम बताना है। तो एक हो गया ठुमरी और आदिम रात्रि की महक, ठुमरी और आदिम रात्रि की महक, ठीक है। कौन कौन सी, ठुमरी और आदिम रात्रि की महक रेणु की प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी कसम अर्थात मारे गए, गुलफाम, तीर्थोदक, रसप्रिया, ठेस, तीन बिंदिया आदि कहानियाँ उनकी लोकप्रिय एवं ध्यातव्य कहानियाँ हैं, ठीक है। कौन कौन सी, ये आपके जो है सिलेबस में भी है तीसरी कसम, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसमें से सारी कहानियाँ नहीं याद आएंगे तो कुछ कहानियाँ आपको याद कर लेना है। बाकी रेणु की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो ये देखो क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे, रेणु की कहानी जो है प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम आपके हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। रेणु की रचनाओं का नाम उल्लेख करना है आपको, तो कहानी संग्रह कौन कौन सी हैं, एक तो हो गया ठुमरी, अभी पढ़ाया हमने, आदिम रात्रि की महक, अगिनखोर है यहाँ पे, ठीक है, अगिनखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, मेरी प्रिय कहानियाँ, भित्ति चित्र की मयूरी, ठीक है। ये कहानी संग्रह हो गए। और रचना में कहानी हो गया, फिर आपको देखना है उपन्यास कौन से हैं, तो उपन्यास हो गया मैलाचल, परती, परिकथा, जुलूस, दीर्घतमा, ठीक है, पलटू, बाबू रोड, कितने चौराहे, ये हो गए आपके उपन्यास। फिर देखते हैं क्या रिपोर्टाज कौन कौन से हैं, तो रिपोर्टाज में आपको यहाँ पे देख लेना है कि रिपोर्टाज में जो है एक हो गया ऋणजल धनजल, ऋणजल धनजल, ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, यानी कि वन तुलसी की गंध, ये हो गए आपके यहाँ पे रिपोर्टाज। अब चलते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है, इसके बारे में। तो ये आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इसको डबल टिक यानी कि डबल स्टार बना के रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय अगर देना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के एक अत्यंत पिछड़े हुए गांव में औराही हिंगना का एक मध्यवित्त किसान परिवार में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ, 4 मार्च 1921 ईस्वी को, 1921 ईस्वी को, ठीक है।
बिहार में हुआ था। बिहार प्रांत के किस जिले में? पूर्णिया जिले के एक अत्यंत पिछड़े हुए गांव औराही हिंगना के एक मध्य वित्त किसान परिवार में हुआ था। ठीक है। फिर रेणु का निधन कब हुआ? पटना के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। पटना का जो, क्योंकि बिहार के प्रांत के थे तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो पटना में इनका देहावसान हो गया, निधन हो गया। कौन से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में? 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को। ठीक है। मार्च में जन्म हुआ 4 मार्च को, और 11 अप्रैल को इनका देहावसान हो गया। हिंदी साहित्य का यह महान पुजारी इस लोक से विदा हो गया। 1977 की रात्रि के 9:10 पर हुआ। सब कुछ टाइम भी लिखा हुआ कि 9:10 पे। 9 के बाद क्या आता है? 10, तो आपको याद रखना है 9:10 पे 11 अप्रैल 1977 को पटना के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इनका निधन हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फणेश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाजों का नाम उल्लेख कीजिए। इनके रिपोर्टाज कौन से हैं? अभी आपने देखा ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध। तो ऋण जल, धन जल 1978 ईस्वी में लिखा गया, और नेपाली क्रांति कथा भी 1978 ईस्वी में लिखा गया, और वन तुलसी की गंध 1985 ईस्वी में लिखा गया। ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं? तो ज्ञान रंजन सठोत्तरी कहानी के प्रसिद्ध कथाकार हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञान रंजन जी के प्रमुख कहानी संग्रह पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। तो इनके जो कहानी संग्रह है उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। ठीक है। तो ज्ञान रंजन साठोत्तरी कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। अभी आपने देखा साठोत्तरी कहानी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। साठोत्तरी कहानी क्या होती है ये मैं अगले वीडियो में आपको बेहतरीन वे से बता दूंगा। ठीक है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह फ्रेंड्स के इधर उधर, क्योंकि यहाँ पे बताने चलूँगा तो फिर आगे के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 88 क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में लगभग मैं आपको यहाँ पे कितने 61 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा। अगले वीडियो में पूरी लघुत्तरी खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो फ्रेंड्स के इधर उधर और फिर 1964 ईस्वी में लिखा गया। उन यात्रा 1971 ईस्वी में लिखी गई, तथा क्षणजीवी 1977 ईस्वी में लिखा गया। अनुभव, अमरूद का पेड़, छलांग, फेस के इधर उधर। ठीक है। पिता, घंटा आदि बहुचर्चित कहानियां हैं। किसकी? घंटा और पिता। ये आपको जरूर याद हो गया होगा, पिता घंटा। ठीक है। पिता और घंटा, फेंस के इधर उधर, छलांग, अमरूद का पेड़, अनुभव, ये इनकी बहुचर्चित कहानियां हैं। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कुछ बहुत याद हो जानी चाहिए। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान रंजन की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो ज्ञान रंजन की कौन सी कहानी है? पिता हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब होता है? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का देहावसान 15 नवंबर 1936 को जयशंकर प्रसाद जी का देहावसान यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। 15 नवंबर कब हो जाती है? देखो 1889 में इनका जन्म हुआ। ठीक है। फिर 11 साल इधर हो गए, और 36, तो 36 में आप ऐसे याद किया करो कि कितने साल जीवित रहे। 6 1 7 3 1 4, 47 साल केवल ये जिंदा रहे। तो अगर एक आपको तिथि मालूम होगी यानी कि 1889, तो उसमें से आप 47 जोड़ लीजिएगा तो आ जाएगा आपका क्या? 1936। ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट ये याद रखना है 15 नवंबर 1936 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पाठ्यक्रम में प्रसाद जी का कौन सा नाटक सम्मिलित किया गया? तो ध्रुव सामनी इनका नाटक है, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। ध्रुव सामनी में कितने अंक हैं? तो 3 अंक हैं। ठीक है। ध्रुव सामनी जैसे कि वो सर्ग होते हैं ना, सर्ग, तो उसी प्रकार से यहाँ पे अंक होते हैं नाटक में। तो नाटक के अंक कितने हैं? 3 अंक हैं। ध्रुव सामनी नाटक के प्रमुख नारी पात्र कौन है? तो ध्रुव सामनी ही है। ठीक है। ध्रुव सामनी नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र कौन है? तो ध्रुव सामनी, मंदाकिनी और कोमा, ये 3 लोग हैं। ध्रुव सामनी, मंदाकिनी और कोमा। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव सामनी नाटक के प्रमुख पुरुष पात्रों को नाम बताइए। पुरुष पात्र के नाम चंद्रगुप्त हैं, रामगुप्त हैं, शिखर, स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगल और मिहिरदेव। कौन कौन से? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, तो ये तो याद ही हो जाएंगे, गुप्त गुप्त करके हैं। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगल एवं मिहिरदेव। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटक का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। इनका एकांकी इन्हीं के, जैसे कि दीपदान हो गई। ठीक है। दीपदान हो गई, तो एकांकी का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। किसको? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।